हेलो बच्चों, प्रयास बैच के लेक्चर नंबर 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा प्रयास बैच अपन ने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहला चैप्टर अपन ने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसके ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। बेटा लास्ट लेक्चर था, उसके अंदर अपन ने जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन थी या फिर जटिल अभिक्रियाएं थी, उन सब के लिए कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट के बारे में अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन अपन ने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अब बेटा लेक्चर नंबर 4 को अपन वहीं से आगे स्टार्ट करें, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना अणुसंख्यता रहेगा, जिसको बेटा हिंदी के अंदर जो इंग्लिश के अंदर मोलिकुलरिटी बोलते हैं। तो उस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, उनको पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेटा सबसे मेन हेडिंग अपने पास में रहेगी इस टॉपिक का, एक इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो सबसे पहले अपने पास में रहेगा अणुसंख्यता, जिसी को बेटा अपन इंग्लिश में किसके नाम से जानते हैं? मोलिकुलरिटी। बेटा इसकी डेफिनेशन ये है, देखो डेफिनेशन ये करें कि किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में बेटा कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए। उस एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या फिर आयनों की कुल संख्या होगी, उसी को बेटा अपन किस नाम से जानते हैं? अभिक्रिया की अणुसंख्यता के नाम से जानते हैं। बेटा इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, बेटा ये एक मेरे पास में कोई इक्वेशन थी, एक रिएक्शन है, और मैंने कहा कि ये जो मेरे पास में रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन को बेटा मैं क्या नाम दे रहा हूं? इस रिएक्शन के लिए बोल रहा हूं कि ये मेरे पास में एक रिएक्शन है, और बेटा ये रिएक्शन कैसी है? मेरे पास में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसके मैं इधर लिख देता हूं, ये एक एकल अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। बेटा इस एलिमेंट्री रिएक्शन की अणुसंख्यता कितनी होगी? तो बेटा अणुसंख्यता की तो अभी अभी डेफिनेशन पढ़ के है कि किसी भी एकल अभिक्रिया में कितने मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर आयन है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसी चीज को बेटा अपन किस नाम से जानते हैं? अणुसंख्यता से जानते हैं। बेटा इसके अंदर एक चीज अपन ने देखो इधर, इस इक्वेशन के लिए अगर मैं रेट लो लिखना चाहूं तो रेट लो कैसे लिखूंगा? इसके लिए सर आप रेट लो ऐसे लिख दो ना कि रेट होगी वो बराबर होगी के, और जो भी अभी कारक है उसकी पावर में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना है, क्योंकि रिएक्शन बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन है। बेटा ये मेरे पास में रिएक्शन है। अब ये इस रिएक्शन का क्या हो गया? रेट लो हो गया। इसका मतलब सर मैं आराम से बता सकता हूं कि मोलिकुलरिटी कितनी होगी। तो बेटा दो, इसके अंदर जो एटम है वो तो एच आई की पार्टिसिपेट करे, और एक एटम किसका पार्टिसिपेट कर रहा है? ए का पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी? तो अणुसंख्यता आप बताओगे? कि सर इसकी अणुसंख्यता आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसमें दो अणु तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आई के, मतलब एच के, और एक अणु किसका पार्टिसिपेट कर रहा है? ए का। इसका मतलब सर इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी? 3। बेटा ये कैसी अभिक्रिया थी? एकल अभिक्रिया थी। इसका मतलब है सर एकल अभिक्रिया के लिए अणुसंख्यता तो 3 होगी, और बेटा मैं अगर इसके लिए कोटि पूछ लूं तो वो कितनी होगी? कि सर एकल अभिक्रिया की कोटि होगी, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, उसकी सम होगी। तो बेटा इसमें कोटि जिसको n बोलते हैं वो कितने के बराबर होगी? 2 + 1 के बराबर होगी। इसका मतलब कितनी होगी बेटा इसके लिए कोटि? भी 3 होगी। तो बेटा एक चीज आपको यहाँ बिल्कुल गौर से देखने की जरूरत है कि सर गौर से क्या देखें? तो बेटा गौर से ये देखो कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो है ना, अणुसंख्यता और उसकी कोटि का मान क्या होगा? समान होगा, क्योंकि बेटा अणुसंख्यता जितनी होगी उसी एलिमेंट्री रिएक्शन की कोटि भी उतनी ही होने वाली है। तो इस इक्वेशन में बेटा अणुसंख्यता तो कितनी है? 3, और इसकी कोटि भी कितनी होगी? 3 होगी। इसका मतलब सर एक चीज आप लिख ही दो कि सर वो चीज क्या है, उसके अंदर एक स्टार पॉइंट लगा के लिख रहा हूँ बेटा मैं। एकल अभिक्रिया के लिए, एकल अभिक्रिया के लिए, एकल अभिक्रिया के लिए उसकी अणुसंख्यता, अणुसंख्यता तथा कोटि, जिसको मैं n बोलता हूं, का मान समान होता है, का मान समान होता है। इसका मतलब कि मेरे पास में कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, उस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बेटा 2-3 चीजें समान होने वाली है। कि सर सबसे पहले क्या चीज समान होगी? तो बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसकी जो अणुसंख्यता होगी वो, और उसकी जो कोटि होगी बेटा वो एक दूसरे के क्या होने वाली है? इक्वल होने वाली है। इसका मतलब मैं एक चीज लिखूंगा कि सर कोई भी सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन एकल अभिक्रिया है,
उस एकल अभिक्रिया के लिए एक चीज लिख सकता हूं कि एकल अभिक्रिया के लिए अणु संख्याता है वो बराबर होगी किसके, कोटि के बराबर होने वाली है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है उस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसकी ऑर्डर और उसकी मोलिकुलरिटी एक दूसरे के क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अणु संख्याता और उसकी कोटि क्या होने वाली है, समान होने वाली है। बेटा ये सबसे पहली डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या थी कि सर मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन अभी अभी देख के कि किसी भी एकल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु हो, परमाणु हो या फिर आयन हो, इन सबको बेटा अपन क्रियाशील स्पीसीज बोलते हैं। तो उन सब के लिए जो कुल संख्या होगी वही बेटा उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, अणु संख्याता के नाम से अपन उसको जानने वाले। इसका मतलब ये सबसे एक इंपॉर्टेंट लाइन थी। इसके बाद में बच्चों दूसरा अपन टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहेगा अणु संख्याता एक सैद्धांतिक पद है। इसका मतलब बेटा अणु संख्याता होगी वो एक थ्योरेटिकल अपने पास में क्वांटिटी होने वाली है। थ्योरेटिकल क्वांटिटी होगी। बेटा थ्योरेटिकल क्वांटिटी का मतलब है कि सर थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, उसी कंडीशन में अपन ने क्या किया था अभी कि सर थ्योरेटिकल क्वांटिटी थी, तभी आपने जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसको क्या किया था, पावर में लगाया था। इसका मतलब बेटा अणु संख्याता होगी वो जनरली कैसा होने वाली है मेरे पास में कि अणु संख्याता होगी बेटा वो थ्योरेटिकल होगी, थ्योरेटिकल क्वांटिटी। बेटा थ्योरेटिकल क्वांटिटी होने का मतलब क्या है कि सर जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हो, पावर में लगा सकते हो। बेटा अगर ये एक्सपेरिमेंटल होती इसका मतलब कि h की पावर में मैं 2 नहीं लगा सकता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल होता उस कंडीशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी जो पावर होगी उसके बराबर हो भी सकता था और बराबर नहीं भी हो सकता था। इसके बाद में बच्चों थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर थर्ड पॉइंट अपने पास में रहेगा कि अणुसंख्यता एक पूर्णांक नंबर होगा। पूर्णांक का नंबर होने का मतलब है बेटा अणुसंख्यता की जो वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 ऐसे हो सकती है। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती और बेटा 0 के अलावा ये फ्रैक्शन के अंदर भी नहीं हो सकती। बेटा 0 का मतलब कि 0 मॉलिक्यूल रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बेटा जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होती है तो एक नंबर के अंदर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के आधे मोल ने किसी के 1 मोल के साथ में रिएक्ट कर लिया, हो सकती है परंतु बेटे शून्य नहीं हो सकती। और ऋणात्मक मॉलिक्यूल का तो कोई मतलब ही नहीं है, या फिर ये भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि बेटा अणु संख्याता होगी वो एक पूर्णांक नंबर होगा, इंटीजर नंबर होने वाला है जिसकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे हो सकती है। बेटा इसमें एक पॉइंट और पढ़ेंगे कि अणु संख्याता 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकती, तो उसी चीज को डिस्कस करेंगे आगे की तरफ। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि प्राथमिक अभिक्रिया में अणु संख्याता उसकी कोटि के समान होती है। बेटा ये चीज तो मैंने इंपॉर्टेंट लाइन के तौर पे लिखवाई थी कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी उस एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर बेटा क्या चीज ध्यान रखनी है कि सर उस एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर उस अभिक्रिया की जो कोटि होगी बेटा वो उसकी अणु संख्याता के क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राथमिक अभिक्रिया में अणु संख्याता उसकी कोटि के समान होगी। बेटा इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरफ से, एक एग्जाम्पल और होगा उसकी हेल्प से भी समझाता हूँ। जैसे बेटा एक मैंने जनरल एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल मैंने ये कहा कि एक इक्वेशन लेता हूं मैं। इक्वेशन के तौर पे मैंने कहा कि 2x प्लस वाई की रिएक्शन से 3z प्लस 2p का फॉर्मेशन हो रहा है। और बेटा इस इक्वेशन के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये जो मेरे पास में इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन है मेरे पास में, ये इक्वेशन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एकल अभिक्रिया। एकल अभिक्रिया बेटा मेरे पास में। अब मैं इस चीज के लिए आपको, इस इक्वेशन के लिए दो अलग अलग चीजें आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन के लिए एक तो आप काम करो, इसकी अणु संख्या बताओ, और दूसरा काम करो कि सर एकल इक्वेशन है इसके लिए आप क्या बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, कोटि, अभिक्रिया की कोटि जिसको बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि के मान आपको बताने। बेटा सबसे पहले रिएक्शन कौन सी है कि सर मेरे पास में जो रिएक्शन है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसका मतलब सर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें वही क्या कहलाएंगे, उसकी अणु संख्या था। तो इसमें बेटा अपन ने देखा कि इसका एक मॉलिक्यूल तो इसका पार्टिसिपेट कर रहा है। बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई और कर देता हूं मैं इसको, चलो ठीक है ऐसा ही अपन रख लेते हैं। इसका दो
एटम तो इसमें x के पार्टिसिपेट करे और एक एटम किसका पार्टिसिपेट कर रहा है, y का। तो बेटा इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रेट लो लिखूंगा। बेटा रेट लो कैसे लिखूंगा कि सर इसकी जो दर होगी वो बराबर होगी k, और जो भी अभी कारक होगा उसकी पावर में। तो बेटा x की पावर तो 2 और y की पावर कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। इसका मतलब है कि सर ये मैंने आपने क्या कर दिया, यहाँ रेट लो लिख दिया। अब इस रेट लो के आधार पर आप बता सकते हो इसके अंदर एक चीज बेटा मैं बता सकता हूँ कि जो रेट लो लिखा है उसके अकॉर्डिंग में इस इक्वेशन का क्या कर सकता हूँ कि सर आपने रेट लो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी अणुसंख्यता तो बता ही सकते हो। तो बेटा इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी उस चीज को अपन डिस्कस करते हैं। इसकी अणुसंख्यता होगी तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको सर एक्स के तो 2 मॉलिक्यूल और वाई का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक। इसका मतलब इसकी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, 2 + 1 = 3। बेटा ये इसकी अणुसंख्यता होगी। अब अपने को पता है कि किसी भी एकल अभिक्रिया के लिए उसकी अणुसंख्यता और उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, समान होने वाला है। इसका मतलब सर इस अभिक्रिया के लिए अगर अणुसंख्यता की वैल्यू 3 है, इसका मतलब पक्की बात है कि इसके लिए ऑर्डर भी कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। इस चीज को मैं एक बार डिस्कस करता हूं। बेटा इसके लिए रेट लो लिखेंगे तो वही सेम होगा कि जो रेट होगी वो बराबर होगी के एक्स की पावर 2 और वाई की पावर कितनी होने वाली है, 1। इसका मतलब है इसके लिए अगर ऑर्डर लिखना पड़े मेरे को, ऑर्डर जिसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा वो क्या होता था, एक्स प्लस वाई। बेटा यहाँ x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1। इसका मतलब इसके लिए ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब सर आपने जो पॉइंट लिखवाया था कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी एक एकल अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया की अणुसंख्यता और बेटा अभिक्रिया की कोटि होगी, उसका मान क्या होने वाला है, समान होने वाला है। अगर मैं आपसे यहाँ से एक चीज इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ये पूछ लूँ कि बताओ इसमें x की कोटि कितनी होगी, तो आप बताओगे कि सर x की कोटि है, वो बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं मैं कि x के ऊपर जितनी पावर होगी वही उसकी क्या होगी, कोटि होगी। तो बेटा यहाँ x की पावर 2 है, इसका मतलब सर x के लिए जो कोटि होने वाली है उसकी मान तो कितना होने वाला है, 2। अगर मैं आपसे y की कोटि पूछ लूं तो y की कोटि बताने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि y की पावर में जितना है वो उसकी कोटि को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब बेटा y की जो कोटि होने वाली है उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। और बेटा किसी भी रिएक्शन के लिए अगर संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि पूछी जाए, बेटा x प्लस वाई को क्या करना होता है, अपने को ऐड करना होता है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 + 1 कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। तो एक बार बच्चों आप इस ऑप्शन मतलब ये जो क्वेश्चन इसको नोट करो, इसके बाद में उन्हीं थ्योरेटिकल पॉइंट्स के ऊपर अपन वापस चलने वाले हैं। तो एक बार बच्चों आप इन दोनों तीनों क्वेश्चंस को नोट करो। इसके बाद में बच्चों वापस उन्हीं थ्योरेटिकल पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं अपन। थ्योरेटिकल पॉइंट के बाद में बेटा एक चीज इधर देखो, अगर मैं ये कह देता आपको कि ये अभिक्रिया ना वो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, अगर ये बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है अपने पास में जटिल अभिक्रिया, और फिर मैं ये कह देता कि इस जटिल अभिक्रिया के लिए आपको अणुसंख्यता बतानी है और दूसरा क्या बनाना है, इसका कोटि बतानी है, तो बेटा अब दिक्कत हो जाती है क्योंकि सर जो भी चीजें अपन पढ़ते हैं वो सब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अपन डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं, लेकिन जटिल अभिक्रिया के लिए कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज को मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, और जटिल अभिक्रिया के लिए कोटि को भी मैं डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसका मतलब बेटा जटिल अभिक्रिया के लिए अपन ये सब चीजें नहीं कर सकते। यही बेटा एक थ्योरेटिकल पॉइंट अगला वो ये कह रहा है, देखो थ्योरेटिकल पॉइंट ये कह रहा है कि जटिल अभिक्रिया में अणुसंख्यता क्रियाविधि में प्रत्येक पद के लिए पृथक रूप से दी जाती है कि सर कोई भी जटिल अभिक्रिया होगी तो उसकी अणुसंख्यता अगर आपको निकालनी है, इसका मतलब कि आप जो स्लो स्टेप होगा उसके अलग से निकालो, फास्ट स्टेप की अलग से निकालो। इस हिसाब से एक चीज समझ में आ रही है कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मोलिकुलरिटी होगी, एक संपूर्ण अभिक्रिया की मोलिकुलरिटी होगी, उसका कोई सेंस नहीं होगा क्योंकि बेटा जटिल अभिक्रिया में हर पद की जो अणुसंख्यता होती है वो अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। इसका मतलब सर एक चीज याद रखनी है हमें कि किसी भी जटिल अभिक्रिया के लिए ओवरऑल मोलिकुलरिटी होगी उसका कोई सेंस नहीं होगा। बेटा वो कैसी होने वाली है, मीनिंगलेस होने वाली है। तो यही चीजें यहाँ दे रखी है कि आप हर पद के लिए क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि सर एक जटिल अभिक्रिया के लिए संपूर्ण अभिक्रिया की जो मोलिकुलरिटी होगी उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ कि जटिल अभिक्रिया के लिए, जटिल अभिक्रिया के लिए
के लिए संपूर्ण रिएक्शन की, संपूर्ण अभिक्रिया की, संपूर्ण अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अणुसंख्यता का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, नहीं होता है। बेटा इसका पीछे का कारण अगर आपसे पूछे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि बताओ जटिल अभिक्रिया के लिए संपूर्ण अभिक्रिया की अणुसंख्यता होगी, वो एक मीनिंगलेस होगी, उसका अर्थ नहीं होगा, ऐसा क्यों? तो आप इसका बेटा आंसर ऐसे देना कि सर किसी भी जटिल अभिक्रिया के लिए जो अणुसंख्यता होगी वो एक हर स्टेप की अलग से निकाली जाएगी। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, वो 3 अलग अलग स्टेप में हो रही है, तो पहले स्टेप की अणुसंख्यता अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग होगी। इसका मतलब कि ओवरऑल रिएक्शन के लिए अपन जो है, किसी भी ओवरऑल रिएक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर उसकी अणुसंख्यता को ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब कि वो क्या होने वाली है, उसके लिए मीनिंगलेस होने वाली है। मीनिंगलेस क्यों? क्योंकि सर हर स्टेप की अणुसंख्यता आपको क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि संपूर्ण अभिक्रिया के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में संपूर्ण अभिक्रिया की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी उसका कोई मीनिंग नहीं होगा बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन इसके अंदर अपने को याद रखनी है। इसके बाद में बच्चों थ्योरेटिकल पॉइंट्स में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में है कि जटिल अभिक्रिया में कुल अणुसंख्यता अर्थहीन है। बेटा इसी चीज को तो अपन पिछले 2 मिनट से डिस्कस करें कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर कुल अणुसंख्यता होगी, टोटल मॉलिक्यूलरिटी, बेटा वो कैसे होने वाली है, मीनिंगलेस होने वाली है, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। कारण क्या लिखोगे? क्योंकि, तो इसका कारण होगा क्योंकि जटिल अभिक्रिया में, जटिल अभिक्रिया में प्रत्येक पद की अणुसंख्यता, प्रत्येक पद की अणुसंख्यता, अणुसंख्यता अलग से ज्ञात की जाती है, अलग से ज्ञात की जाती है। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होगा। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी। इसके बाद में दूसरी लाइन बोल रहा है कि जटिल अभिक्रियाओं में सबसे धीमे पद की अणुसंख्यता अभिक्रिया की कोटि के समान होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो भी स्लो स्टेप होगा वही अपने को किसके बारे में बताता था कि जो भी स्लो स्टेप होगा वो अभिक्रिया की कोटि के बारे में जानकारी देता था। जैसे अपन ने कल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ा था कि एक रिएक्शन वो 2-3 अलग अलग स्टेप में हो रही है, तो सबसे पहला काम क्या किया था कि सर सबसे पहला काम अपन जो स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप, उसकी हेल्प से क्या लिखना था, दर नियम लिखना था। रेट लो इसकी हेल्प से लिखेंगे। और कारण क्या था कि जो स्लो स्टेप होगा वो बेटा किस चीज को निर्धारित करता है, तो वो होता है दर निर्धारक पद होता है, निर्धारक पद होता है, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, आरडीएस इसको बोलने वाले। सबसे धीमे पद में मध्यवर्ती उपस्थित नहीं होना चाहिए। और बेटा एक चीज क्या थी कि सर जो भी आप रेट लो लिखो, उस रेट लो के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। बेटा अगर इंटरमीडिएट आ रहा था तो उसको अपन इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी उसकी हेल्प से क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। ये सब चीजें अपने को इसके अंदर पढ़नी थी, जो ज्यादातर चीजें ऑलरेडी अपन पढ़ गए हैं। ये चीजें तो बेटा अपन ने पढ़ी थी कल कि दर निर्धारक पद होगा, वो एक स्लो स्टेप होगा, और किसी भी स्लो स्टेप के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। बेटा ये सब चीजें अपने को ऑलरेडी पता है, तो इनको एक बार अपन थ्योरेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि अणुसंख्यता या कोटि का अधिकतम मान होगा। बेटा उसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो सर उसकी वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। बेटा इसका कारण क्या है कि जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में अभिकारक होंगे, वो एक प्रभावी टक्कर करेंगे, और तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है, उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। और बेटा एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन करवाना पॉसिबल नहीं होगा। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रभावी टक्कर संभव नहीं होती है। इस वजह से बेटा अणुसंख्यता की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। और जो ऑर्डर होगा उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। क्योंकि 3 से अधिक अणुओं की प्रभावी टक्कर, जिसको इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, की संभावना क्या होने वाली है, अत्यंत कम होने वाली है। तो बेटा क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है, फिर नीट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ मॉलिक्यूलरिटी या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, ऐसा क्यों? तो बेटा आप उसको जवाब दोगे कि सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रभावी टक्कर होने की संभावनाएं बहुत रेयर चांसेस होते हैं। इस वजह से मॉलिक्यूलरिटी या फिर ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि बेटा एक चीज अपने को पता है कि जब भी अभिकारक से उत्पाद बनता है, बेटा रिएक्शन में क्या होता है,
इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनेगा जब इस रिएक्टेंट के बीच में क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तभी जाके एक अभिकारक होगा बेटा वो किस में कन्वर्ट होगा, उत्पाद के अंदर कन्वर्ट होगा। तो बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अणुसंख्यता या कोटि का अधिकतम मान 3 हो सकता है, क्योंकि 3 से अधिक अणुओं की प्रभावी टक्कर की संभावना अत्यंत कम होती है। इस वजह से मोलिकुलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा वैल्यू होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ज्यादा मोलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन की संभावना बहुत नगण्य हो जाती है। इस वजह से बेटा ऐसा आंसर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर पूछा जा सकता है बच्चों। तो एक बार आप इस पेज को नोट करो, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर अपन चलने वाले हैं। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, यहां से आप लोगों ने नोट किया होगा इसको। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रहेगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छदम प्रथम कोटि के विक्रय। बेटा इसकी डेफिनेशन ये है कि डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि का मान तो कितना होने वाला है, अभिक्रिया की कोटि का मान तो 1 होगा, परंतु अणु संख्या 1 से अधिक होगी। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। बेटा इसके लिए लाइन क्या होगी कि सर छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया वो होगी जिसके लिए अभिक्रिया की कोटि का मान तो कितना होगा, 1 होगा, लेकिन जब उस रिएक्शन को देखोगे तो उसमें अणु संख्या बेटा आपको कितनी नजर आने वाली है, 2 नजर आने वाली है, मतलब 1 से ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब सर इसको छदम कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। बेटा छदम कोटि का मतलब छलावा हो गया। छलावा का मतलब सर ये होता है कि दिखता कुछ और है और एक्चुअल के अंदर कुछ और होता है। बेटा इसका सबसे एग्जांपल, मस्त एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो सबसे आसान एग्जांपल अपन इसका लेते हैं कि एक अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन हो रहा है। बेटा ये एस्टर था, H2O के साथ में रिएक्शन की, और बेटा H+ इसका मतलब मीडियम कौन सा होने वाला है अपने पास में, अम्लीय माध्यम होगा, अम्लीय माध्यम। और बेटा जब इसके बीच में रिएक्शन हुई तो यहां से तो एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ, और बेटा एसिटिक अम्ल के साथ में यहां कौन बन गया अपने पास में, इथेनॉल बन गया। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं जनरली आपको बता रहा हूं। सर इस इक्वेशन को जब पहली बार देखा तब मेरे को यहां मोलिकुलरिटी कितनी नजर आ रही थी कि 1 मोल तो इसका था और 1 मोल इसका था। इसका मतलब मोलिकुलरिटी कितनी नजर आ रही थी, 2। बेटा मोलिकुलरिटी अगर 2 होगी इसका मतलब कि सर मैंने इस रिएक्शन को एक एलिमेंट्री रिएक्शन माना था। अगर मोलिकुलरिटी 2 है तो पक्की बात है कि सर इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। लेकिन बेटा एक्चुअल ऑर्डर इसका कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब सर दिख तो ऐसा रहा था कि इसकी जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, लेकिन बेटा इसका ऑर्डर एक्चुअल के अंदर 1 होगा। इसी को बेटा अपन छदम बोलते हैं, छलावा इसी को चीज को बोलते हैं कि दिखता कुछ और है और एक्चुअल के अंदर कुछ और होता है। बेटा इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं मैं। जब ये इक्वेशन करवाई गई कि एस्टर की इक्वेशन H2O के साथ में करवाई, बेटा उस कंडीशन के अंदर एक चीज काम में ली गई कि जो H2O था इस H2O को बेटा आधिक्य के अंदर लिया गया। आधिक्य का मतलब होता है कि सर आप इस H2O को एक्सिस में ले रहे हो, और बेटा अपने को एक चीज पता है कि सर जब भी किसी चीज को एक्सिस में लिया जाता है, जनरली जो चीजें एक्सिस में ली जाती है उनकी सांद्रता बेटा हमेशा क्या होती है, नियत होती है। इसका मतलब है कि सर आपने तो वाटर की सांद्रता को क्या कर दिया, नियत कर दिया। तो बेटा इस रिएक्शन के लिए अगर सर आप रेट लो लिखना चाहोगे तो रेट लो कैसे लिखोगे, तो सर इस इक्वेशन के लिए आप रेट लो ऐसा लिखोगे कि जो दर होगी वो बराबर होगी एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन के CH3 COO C2H5, और दूसरा बेटा H2 होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब सर मोलिकुलरिटी तो कितनी होगी, एक मोलिकुलरिटी तो वो होगी और एक किसकी होगी, H2O की। लेकिन बेटा अपने को अभी अभी देखा है कि सर H2O तो आधिक्य में लिया गया है। इसका मतलब जो चीजें आधिक्य में ली जाएगी उनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, नियम नहीं होगी, नियत होगी। इसकी सांद्रता क्या होगी, नियत
तो बेटा ये सांद्रता क्या होगी, नियत। और सर जो जनरली एक्सिस में ली जाएगी उसकी सांद्रता तो नियत हो जाएगी। इसका मतलब है कि सर यहाँ H2O की सांद्रता नियत होगी, और बेटा H2O की सांद्रता नियत होगी, इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर अब कितना रहेगा, 1 रहेगा। बेटा मोलिकुलरिटी तो कितनी थी कि सर मैंने मोलिकुलरिटी थी वो तो इस रिएक्शन के लिए कितनी थी, 2। लेकिन सर जब इसका ऑर्डर चेक किया गया, कोटि चेक की गई, तो उस कोटि की वैल्यू कितनी हुई, सर मेरे पास में कोटि की वैल्यू तो 1 आने वाली है। इसका मतलब सर ये इसी को तो छला हुआ बोल दिया मैंने कि मोलिकुलरिटी 2 थी जबकि ऑर्डर कितना था इसका, 1 था। इसी को बेटा अपन छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। तो डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलोगे कि सर ऐसी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 होगा लेकिन इसकी मोलिकुलरिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, इन सब रिएक्शंस को अपन छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल था कि सर आप एसिडिक मीडियम था उसके अंदर एस्टर का क्या करा दो, जल अपघटन करा दो। बेटा एस्टर की रिएक्शन H2O के साथ में करवाई, मीडियम कौन सा होना चाहिए था, H+ है, इसका मतलब सर एसिडिक मीडियम है। बेटा एसिडिक मीडियम होगा तो एस्टर होगा, वो एसिटिक एसिड और इथेनॉल के अंदर क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है। बेटा प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है अपने को। सर इतना ध्यान था मेरे को। इसके बाद में मेरे को एक चीज पता चली कि यहाँ जो H2O था उसको तो मैंने एक्सिस के अंदर लिया गया, और सर हमें पता है कि जिस रिएक्टेंट को आप एक्सिस के अंदर लेते हो बेटा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंपैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, नियत। तो इसके लिए दर लिखूंगा, तो जो मेरे पास में एस्टर था उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 और H2O की कॉन्सेंट्रेशन की पावर भी कितनी होगी, 1। इसका मतलब सर यहाँ से ऑर्डर तो कितना होने वाला है, 2, लेकिन इसकी जो H2O की कॉन्सेंट्रेशन बेटा यहाँ क्या होगी, नियत, और H2O की सर कॉन्सेंट्रेशन नियत होगी। इसका मतलब इसके लिए कोटि की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। तो बेटा ये अपने पास में छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल को नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार बच्चों इस एग्जाम्पल को नोट करो, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, यहीं से अपन एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने पास में ये कह रहा है कि इक्सु शर्करा का प्रतिपन। बेटा इक्सु शर्करा का मतलब आपके पास में सुक्रोज था, उसकी H2O के साथ में एसिडिक अम्ल के जो एसिडिक मीडियम में था रिएक्शन करवाई, बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या हो रहा है, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। बेटा इधर भी सेम काम ही किया गया जैसा पीछे किया गया था कि यहाँ H2O था उसको किस में लिया गया बेटा, आधिक्य के अंदर, और इसको आधिक्य में अगर लिया जाएगा इसका मतलब है कि इसको सर आधिक्य में लेने पर इसकी जो सांद्रता होगी वो तो क्या हो जाएगी, नियत। और सांद्रता नियत होगी इसका मतलब कि अब की बार जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो H2O की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो बेटा इसके लिए रेट कैसे लिखोगे, जैसे रेट तो आराम से लिख देंगे, क्या दिक्कत है कि रेट बराबर होगा K C12H22 हो गया है की सांद्रता, और साथ में किसकी सांद्रता, H2O की सांद्रता। ठीक है, अब सर H2O को तो आपने एक्सिस में ले रखा है, इसका मतलब सर एक काम कर दो ना, आप H2O की कॉन्सेंट्रेशन को तो नियत कर दो। बेटा ये H2O की कॉन्सेंट्रेशन अगर नियत होगी तो यहाँ पावर तो कितनी थी, 1, और यहाँ भी पावर कितनी होगी, 1। इसका मतलब सर इसके लिए अणुसंख्यता तो कितनी होगी, अणुसंख्यता तो सर इसके लिए 2 होगी, लेकिन जब कोटि के बारे में बात की तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब है कि सर पहले तो अपने को ये कितना नजर आ रहा था कि सर पहले तो ये हमें नजर आ रहा था कि इसकी अणुसंख्यता भी 2 होगी और इसकी कोटि की मान भी कितना होने वाला है, 2। लेकिन H2O को एक्सिस में लेने की वजह से अब H2O की सांद्रता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी, इस वजह से अणुसंख्यता तो अभी भी 2 ही रहेगी, लेकिन इसकी कोटि कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। और यही सर अपन डेफिनेशन पढ़ के आए कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, उसकी डेफिनेशन भी क्या थी अपने पास है कि एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि का मान 1 हो परंतु अणुसंख्यता का मान 1 से अधिक हो, इसी चीज को सूडो फर्स्ट ऑर्डर या फिर इसको छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जिसका सबसे पहला एग्जांपल था कि अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, और सर दूसरा एग्जांपल अपन ने इसके अंदर पढ़ा कि इक्सु शर्करा का प्रतिपन इसको बोलते हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल था, इसमें भी सर H2O के कॉन्सेंट्रेशन को आपने नियत किया, नियत होने की वजह से वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगी बच्चों, इस वजह से ये एग्जांपल नंबर इसका सेकंड हो गया। तो एक बार इसको भी आप नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलने वाले हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट है, तो ये सब पॉइंट अपन डिस्कस कर गए हैं, उन्हीं को एक बार वापस देखते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आधिक्य में प्रयुक्त अभिकारक अभिक्रिया कोटि को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल सही बात है कि बेटा जो भी चीज एक्सिस के अंदर ली जाएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। इस वजह से वो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। बेटा दो एग्जाम्पल ये तो बढ़ गए हैं कि सर जब इस रिएक्शन को देखा तो मेरे को ऑर्डर कितना नजर आ रहा था 2, लेकिन बेटा H2O था, उसको आधिक्य में लेने की वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि सर ये नियत होने की वजह से देखो कोटि की वैल्यू कितनी आ रही है 1, जबकि आनी कितनी चाहिए थी, 2 आनी चाहिए थी, जबकि इसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब एक्सिस वाली चीज होगी वो अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं करती है। दूसरे एग्जाम्पल में भी यही देखा था कि H2O की सांद्रता नियत है, पहले कोटि कितनी नजर आ रही थी 2, लेकिन इसकी सांद्रता नियत होने की वजह से अब कोटि कितनी नजर आ रही है 1। इसका मतलब कि सर जो चीजें आप एक्सिस में ले रहे हो वो कभी भी अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं करती। ये सब चीजें बच्चों आपको धीरे धीरे याद करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में है कि कुछ निश्चित जटिल अभिक्रियाओं में उत्पाद भी अभिक्रिया की कोटि के परिकलन में प्रयुक्त होते हैं। बेटा अब तक अपन ने देखा था कि जब भी अभिक्रिया की कोटि निकालते, जैसे मान लो मैंने एक जनरल इक्वेशन बताई, जनरल इक्वेशन में क्या लिखा कि मैंने लिखा 2R ए इसे 2H प्लस 2I का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास में जनरल इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को बेटा मैंने क्या माना कि एकल अभिक्रिया। इसके लिए बेटा आप दर कैसे लिखोगे कि सर दर बराबर होगा के जो R था उसकी पावर कितनी 2 और A की पावर कितनी करनी है, 1 करनी है। बेटा अब तक अपन यही पढ़ के आए कि सर अब तक जो जो टॉपिक पढ़े हैं उन सब टॉपिकों में केवल इतना ही देखा है, कहीं पर भी अपन ने उत्पाद का कोई जिक्र नहीं किया। बेटा अब तक अपन ये देखे थे उत्पाद का कोई लेना देना नहीं था, तो ज्यादातर रिएक्शन में मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखता था, उत्पाद ही लिखता था, क्या प्रोडक्ट बन रहा वो नहीं लिख रहा था क्योंकि वो बेटा अपने लिए काम का नहीं था। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ जटिल अभिक्रिया में उत्पाद भी अभिक्रिया की कोटि के परिकलन में काम में आएगा। बेटा कुछ ऐसी रिएक्शन अपन देखने वाले हैं जहां प्रोडक्ट होगा वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने में काम में आएगा। इसके बाद में थर्ड पॉइंट अपने पास में कि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित होती है। बेटा कोई भी रिएक्शन की जो अपने पास में कोटि होगी जिसको ऑर्डर बोलते हैं, बेटा वो ऑर्डर होगा वो अपने पास में कैसी क्वांटिटी होगी, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगी। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, बेटा ये तो ऑलरेडी पढ़ते हैं अपन कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी थ्योरेटिकल नहीं हो सकता, केवल और केवल किस रिएक्शन के अंदर बेटा एलिमेंट्री जो रिएक्शन होगी उसके अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही उस रिएक्शन का क्या होने वाला है, ऑर्डर होने वाला है। तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान है रखनी थी। तो ये R2 स्पेशल पॉइंट थे, इसमें 3 अलग अलग टाइप के पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि सर जो भी चीज आप आधिक्य में ले रहे हो वो आधिक्य वाली चीज जो जनरली होती है बेटा वो आधिक्य की वाली चीज की सांद्रता क्या होती है, नियत। और सांद्रता बेटा नियत होने की वजह से वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालता। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ निश्चित जटिल अभिक्रिया में उत्पाद भी अभिक्रिया की कोटि के परिकलन में प्रयुक्त होता है। बेटा ज्यादातर अपन ने देखा था कि जो रिएक्टेंट होगा केवल वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने में काम में आ रहा था, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद में थर्ड पॉइंट ये है कि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बेटा वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगी, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं होती। इसका मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो पावर में हो भी सकता है और पावर में नहीं भी हो सकता। इसका एक जनरल एग्जांपल देखा था कि एक्स और वाई की वैल्यू है वो ए और बी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बेटा जहाँ होती थी उन सब रिएक्शन को अपन एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते थे, और जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी के बराबर नहीं होती थी वो सब रिएक्शन किस कैटेगरी में थी बेटा अपने पास में, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर नहीं थी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आती थी। तो बच्चा ये सब चीजें आपको R2 स्पेशल पॉइंट के अंदर नोट करना है। तो बेटा एक बार इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होगा जहां अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह को डिस्कस करते नजर आने वाले। तो एक बार बच्चों इन क्वेश्चंस को आप नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं अपन। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आने से पहले जो प्रयास बैच आपके लिए लॉन्च किया गया, तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है
कि आप 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करो और इस क्लास को थोड़ा बच्चों शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि प्रयास बैच अपन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लॉन्च कर रहे हैं। बेटा बोर्ड वगैरह के सभी टॉपिक्स को अपन इसके अंदर जो कवर कर रहे हैं, तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि हिंदी मीडियम का बैच है, बहुत रेयर चांसेस के अंदर अपने को यूट्यूब के ऊपर दिखेगा। बेटा ये अपन इनिशिएटिव अगर ले रहे हैं तो इसका आपको प्रॉपर फायदा लेने की जरूरत है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। और बेटा जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो इस क्लास जैसे ही एंड होगी तो वहाँ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर नोट्स की जो PDF फॉर्म होती है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में रहेगा बेटा, अगला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता होगी, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस होने वाले हैं। तो बेटा ये सब चीजें अपने ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अणुसंख्यता के बारे में अभी अभी जिक्र किया है और अभिक्रिया की कोटि थी उसके बारे में ऑलरेडी अपन पढ़ के आए हैं। तो बेटा इन चीजों को एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये कि अभिक्रिया की कोटि होगी, बेटा वो कैसी क्वांटिटी होगी कि सर अभिक्रिया की कोटि होगी वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगी। बेटा ये अभिक्रिया की कोटि होगी वो एक प्रायोगिक है, इसका मतलब कैसे होने वाली है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होने वाली है। बेटा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब हुआ कि सर इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। बेटा ये तो मैंने किसके बारे में बात की कि सर ये तो आप ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हो। ऑर्डर के बारे में जनरली पढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, बेटा वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगा। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है। इसका मतलब ऑर्डर होगा वो 0 और भिन्नात्मक दोनों हो सकता है। लेकिन बेटा अभी अभी पढ़ के हैं कि सर ऑर्डर तो हो सकता है लेकिन अणुसंख्यता का मान ना तो 0 पॉसिबल होगा और ना ही भिन्नात्मक पॉसिबल होगा। इसका मतलब है कि सर अणुसंख्यता होगी वो 0 भी नहीं हो सकती और भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती। परंतु अभिक्रिया की जो आणविकता होती है जिसको को बेटा अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, उसकी वैल्यू शून्य अथवा अपूर्णांक नहीं हो सकती। बेटा ना तो फ्रैक्शन के अंदर हो सकती है और ना ही माइनस के अंदर हो सकती है, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक फिक्स नंबर के अंदर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक का जो 1.5 मॉलिक्यूल है वो बी के 3.5 मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड कर जाए, कोलिजन कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल ये होगा कि एक का 1 मोल था, उसने 2 मोल बी के साथ में क्या किया है, कोलाइड करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा है। और बेटा 0 मॉलिक्यूल का कोलाइड करने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसके बाद में सेकंड पॉइंट अपने पास में कि अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी उसके लिए भी अपन अभिक्रिया की कोटि निकालते थे और जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि को निकालने का एक प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था। तो उसके अंदर क्या देखते थे कि सबसे पहले जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो स्लो स्टेप बोलते हैं, उसकी हेल्प से रेट लो लिखो। फिर उसके अंदर देखते थे कि रेट लो होगा, उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, अगर इंटरमीडिएट है तो उसको इक्विलिब्रियम की हेल्प से क्या करना था, हटाना था। इसका मतलब कि सब कुछ जुगाड़ लगा के अपन किसी भी रिएक्शन के लिए, चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, इन दोनों रिएक्शंस के लिए बेटा अपन किसको कैलकुलेट करते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आराम से कैलकुलेट कर लेते थे। प्राथमिक के अंदर तो ज़्यादा अपने को दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि प्राथमिक अभिक्रिया में जो मोलिकुलरिटी थी वो ऑर्डर के क्या होने वाली थी, समान होने वाली थी। जबकि अभिक्रियाओं की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही क्या होने वाली है बेटा, एप्लीकेबल होने वाली है। प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए जितने मॉलिक्यूल होंगे उससे डायरेक्ट अपन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बेटा जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई मतलब नहीं होगा। आगे ये चीज करें कि परिभाषित हो सकती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता। बेटा इसका पीछे का कारण भी मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो भी हर एक स्टेप होगा उसकी मोलिकुलरिटी क्या होने वाली है, अलग होने वाली है। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं होगा बेटा किस रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि जटिल अभिक्रियाओं में कोटि सबसे मंद पद से ज्ञात की जाती है। बिल्कुल बेटा, सबसे मंद पद होगा उसी मंद पद को अपन क्या बोलते थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद के नाम से जानते थे। और इसी की हेल्प से अपन बेटा क्या लिखते थे, रेट लो लिखने वाले। तथा सबसे मंद पद की आणविकता और कोटि क्या होने वाली है, समान होने वाली है। बेटा एक रिएक्शन होगी, इसके अंदर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लो कि एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ बेटा तुम्हें इसको। जैसे बेटा एक पहली रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सबसे मंद पद कौन सा था कि सर मंद पद तो ये था
ए प्लस बी था, उसकी रिएक्शन से सी प्लस डी बन रहा था। बेटा पहला पद मंद है तो मैंने क्या लिखा था कि अगर पहला पद ही अगर स्लो स्टेप होगा तो उसमें वो इंटरमीडिएट हटाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो बेटा इसके लिए आप रेट लो लिखोगे, तो रेट लो कैसे लिखोगे, इस रेट बराबर होगी के ए की पावर 1 और बी की पावर कितनी होने वाली है, वो भी 1 होने वाली है। इसका मतलब कि सर इस रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी भी कितनी होगी, जिसको अणुसंख्यता बोलते हैं, वो अणुसंख्यता भी कितनी होगी 2। तो बेटा इसके लिए कोटि भी कितनी होने वाली है 2। इसका मतलब इसमें बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था, दर निर्धारक पद था। बेटा वो कौन सा था, मंद पद। ये किसकी तरह काम करता, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको दर निर्धारक पद बोलते हैं। इसी की हेल्प से बेटा मैंने क्या लिखा है कि सर आपने इसी की हेल्प से रेट लो लिखा है। और बेटा रेट लो जो आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उस स्टेप के लिए जो मंद स्टेप होगा, उस बेटा मंद स्टेप के लिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी और बेटा ऑर्डर दोनों क्या होने वाले हैं, ये दोनों क्या होने वाले हैं बेटा, इसके लिए सेम होने वाले हैं। तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखने दी। ये सब चीजें एक थ्योरेटिकल फॉर्म में अपन डिस्कस करने वाले हैं। बेटा यहाँ तक अपन ने पढ़ा था कि जटिल अभिक्रिया में कोटि सबसे मंद पद से ज्ञात की जाती है। तो तब सबसे मंद पद होगा उसकी अणुसंख्यता और बेटा कोटि क्या होने वाली है, समान। क्योंकि बेटा मंद पद होगा उसी की हेल्प से अपन दर नियम लिखते हैं, और दर नियम के अंदर अणुसंख्यता और उसकी कोटि क्या होने वाली है, समान होने वाली है। तो एक बार बच्चों इन 3 पॉइंट्स को आप नोट करो। ये बेटा आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर नीट के अंदर भी आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा स्टेटमेंट इनके अंदर गलत होने वाला है। तो एक बार बच्चों आप इन क्वेश्चंस को नोट करो, मतलब इन नोट्स को क्या कर लो, एक बार नोट करो। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जहां कुछ शायद क्वेश्चंस वगैरह को डिस्कस करते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपने को कह रहा है कि एक गैसीय अभिक्रिया के लिए यदि आयतन को उसकी प्रारंभिक आयतन का 1/3 कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर कितने टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, ये करके अपने पास में एक रिएक्शन है, और बेटा इस रिएक्शन के लिए अपने को अलग अलग टाइप के ऑप्शंस दे रखे हैं। बेटा दो इसमें पॉसिबिलिटी दे रखी है कि एक रिएक्शन है कि रिएक्शन के अंदर बेटा अपने को ये कह रहा है कि ये जो अपने पास में रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन है कि 2A प्लस बी था, उससे बेटा क्या बन रहा है, उत्पाद। अब देखो बेटा पहले ऑप्शन के अंदर बेटा इस रिएक्शन के लिए अपने को नहीं करा कि ये जो अपने पास में रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए अपने को इसमें नहीं कहा गया कि बेटा किस टाइप की रिएक्शन है। इसका मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शन भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो सकती है। बेटा यहाँ हर टाइप के ऑप्शन ही दे रहे, किसका नन ऑफ दिस जैसा नहीं है। बेटा इस कंडीशन में आंसर तो अपने को बताना पड़ेगा। तो बेटा ऐसी कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाली अभिक्रिया को क्या मानना पड़ेगा, एकल अभिक्रिया माना। बेटा इस रिएक्शन को क्या मानना पड़ेगा, एकल अभिक्रिया मानना पड़ेगा। अब बेटा एकल अभिक्रिया मानकर इस रिएक्शन के लिए क्या करो आप, रेट लो लिखो। तो बेटा इसके लिए रेट कैसे लिखोगे कि सर रेट होगी वो बराबर होगी के 1 की पावर 2 और बी की पावर कितनी होने वाली है 1। अब बेटा इसमें रेट किस हिसाब से चेंज होगी उस चीज को बात करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि के लिए यदि आयतन को इसके प्रारंभिक आयतन का 1/3 कर दिया जाए तो बेटा इस कंडीशन में अभिक्रिया की दर होगी वो कितनी होने वाली है। ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब बेटा इसमें एक चीज स्पेसिफाई नहीं है कि किसके आयतन को आप कितना कर रहे हो, मेरे हिसाब से कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। बेटा एक बार मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं देखता हूँ इसको।
ये शायद बच्चों सब आयतन्स के लिए बात करने जा रहा है, देखते हैं एक बार इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है बेटा, ये अपने पास में है। अब एक चीज मेरे को पता है कि सर कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको अपन N/V बोलते हैं। अगर यहाँ से बेटा वॉल्यूम को 1/3 करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितने टाइम हो जाएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से सर 3 टाइम क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। इसका मतलब दोनों रिएक्टेंट के लिए बोल रहा होगा। तो बेटा इसके लिए रेट क्या होगी कि सर रेट बराबर होगी के, अब की बार जो नया आयतन होगा, नई कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटा वो कितनी होगी, पुरानी की 3a का स्क्वायर, और b की जगह भी कितनी होगी 3b की पावर 1। इसका मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से तो बेटा 9 आएगा, और यहाँ 3 की पावर 1 है, इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी 1। तो बेटा न्यू रेट होगी अपने पास में, आर न्यू बराबर होगी वो ओल्ड की कितनी टाइम होने वाली है कि सर वो ओल्ड की 3 टाइम, 9 × 3 टाइम क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है ओल्ड के कंपेरिजन में। तो इसका मतलब है कि सर आर न्यू होगी मेरे पास में, वो कितने टाइम होगी 27 टाइम होगी, किसके, आर ओल्ड के बराबर होगी। देखो सर क्वेश्चन को वापस समझो एक बार, ये कह रहा है कि गैसियस अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के लिए अपने को ये कह रहा है कि यदि इसके आयतन का प्रारंभिक आयतन को 1/3 कर दिया जाए तो उस स्थिति में अभिक्रिया की दर होगी वो कितने टाइम बढ़ेगी। तो बेटा इस रिएक्शन को मैंने एकल अभिक्रिया माना, इसके लिए रेट लो लिखा। अब बेटा वॉल्यूम को 1/3 कर रहे हो, इसका मतलब सर वॉल्यूम को 1/3 करोगे तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 3 टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। अब सर यहाँ से आप एक को अब की बार कितना कर दो, 3a की पावर दो, बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 को इस तरह से गुणा करोगे तो बेटा कितना टाइम आने वाला है 27 टाइम क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। इसका मतलब नई रेट होगी वो पुरानी रेट के कंपैरिजन में कितनी होगी 27 टाइम ज़्यादा होगी। इसका मतलब आर न्यू होगी वो होगी 27 गुणा आर ओल्ड के क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो ये चीज़ें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसमें आंसर आएगा। बेटा इसमें नन ऑफ दी जैसा आंसर नहीं था, इस वजह से मैंने क्या किया था कि इस रिएक्शन को मेरे को मजबूरी हो गई थी कि मेरे को इस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन मानना पड़ेगा। लेकिन बेटा इसी का एक अलग टाइप का दूसरा केस दे रखा है, इसमें कह रहा है कि कांट से एनीथिंग। तो बेटा इस कंडीशन में मैं किस आंसर को टिक करूंगा, फोर्थ वाले को, क्योंकि सर मेरे को पता ही नहीं है कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका मतलब इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। बेटा कांट से का मतलब जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, इसमें अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इस वजह से बच्चों क्या होगा, इसमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि सर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इस वजह से बेटा मैं कौन सा आंसर टिक करूंगा, कांट से एनीथिंग। इसका मतलब कि बच्चों आपको ऑप्शन अगर कांट से दिया जाए तो आपको डायरेक्ट कांट से के ऊपर टिक करना है, क्योंकि बेटा आपको जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तब तक आप इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। अगर बेटा कांट से नहीं है उस कंडीशन में आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि बेटा रिएक्शन कौन सी रिएक्शन मान रहे हो, इसको आप एकल अभिक्रिया मानकर इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो बेटा ये सब चीज़ें अपने को इसके अंदर डिस्कस करनी थी। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 18 को नोट करो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि आप एक काम करो, एक अभिक्रिया दे रखे हैं, यदि एक की सांद्रता को 2 गुना किया जाए और बी की सांद्रता को नियत रखकर तब दर क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बेटा कोटि आपको कैलकुलेट करनी है। बेटा इस चीज को अपन समझते हैं कि आपके पास में रिएक्शन है। अब सर इस रिएक्शन को भी एलिमेंट्री रिएक्शन मानना पड़ेगा। तो बेटा इस रिएक्शन के लिए जैसे a + b है, इस रिएक्शन से एक प्रोडक्ट मिल रहा है, और सर इसके लिए आप रेट लिखो। तो रेट कैसे लिखोगे सर, रेट बराबर होगी के a की पावर कुछ होगी और b की पावर भी कुछ होगी, जिसको अपन अभी वन मान रहे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर यदि एक की सांद्रता को 2 गुना किया जाए और बी की सांद्रता को नियत रखकर तब दर क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बेटा इस चीज को ऐसे समझो कि बी को तो आप कांस्टेंट मान रहे हो, तो बेटा रेट होगी वो बराबर होगी के एक की सांद्रता की। अब ये कह रहा है कि एक की सांद्रता को आप कितना कर रहे हो, 2 गुना कर रहे हो। बेटा इसको 2 गुना करोगे तो रेट कितनी होगी, 2 गुना। इसका मतलब कि सर ये रेट 2 टाइम होगी R1 के, तब के बेटा इसको डबल कर रहे हो। अब बेटा इसको डबल करने पर ये डबल हो रही है, इसका मतलब पावर में तो 1 ही होगा ना। अगर पावर में 2 होता तो वो 4 गुना हो जाती।
समझ रहे हो क्या बात को? यहां पावर में कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब कि अगर आप एक ही कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो बेटा रेट भी डबल हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1। बेटा जितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर रहे हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम कर रहे हो उससे रेट भी 3 टाइम हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, 1। कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम किया, रेट बेटा 9 टाइम होगी, इसका मतलब 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बेटा उस कंडीशन में ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब है कि सर एक के सापेक्ष तो ऑर्डर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। फिर दूसरा ये कह रहा है यदि बी की सांद्रता को 2 गुना किया जाता है ए की सांद्रता को नियत रखकर, तब दर कितनी हो जाती है बेटा, 4 गुना हो जाती है। अब समझो कि सर रेट बराबर क्या होगा, के बी की पावर, अभी कह रहे कि बी की पावर को 2 गुना करो तो बेटा रेट कितनी टाइम हो रही है, 4। इसका मतलब है कि सर आप बी की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 करोगे तब 2 का स्क्वायर 4 होगा, तब 4 होगा। इसका मतलब सर बी के सापेक्ष ऑर्डर कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। तो बेटा यहाँ बी के सापेक्ष ऑर्डर कितना लिख दो, 2। अब अभी की रेखी कोटि को अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था। इसका मतलब है कि सर यहाँ से एन जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। इसकी वैल्यू कितनी की 1 + 2 = 3। इसका मतलब इस अभी की रेखी कोटि होने वाली है बेटा, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये सब चीज़ें तो अपने को ऑलरेडी पता होती है। बेटा इस क्वेश्चन को आप नोट करो एक बार, इसके बाद में वापस में एक बार रिकॉल करवाता हूँ। इसके बाद में अपन एक जो टेबल होगी उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर इन सब चीज़ों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार बच्चों आप इस चीज़ को नोट करो। बेटा देखो क्वेश्चन क्या था कि a + b से प्रोडक्ट बना, इसके लिए रेट लिखी कि सर के ए की पावर नहीं लिखी थी, मेरे को पता ही नहीं था, बी की पावर भी मैंने नहीं लिखी। अब ये पहली बात ये कह रहा था कि अगर आप एक की सांद्रता को 2 गुना कर रहे हो और बी की सांद्रता को उस टाइम पे क्या कर रहे हो, कांस्टेंट, उस कंडीशन में रेट कितने टाइम हो रही है, 2 टाइम। इसका मतलब है कि बेटा इसको डबल करने पर ये डबल हो रही है, तो बेटा 2 की पावर कितनी रही होगी, 1 रही होगी ना, तभी तो पावर डबल होगी। दूसरा ये कह रहा है कि बेग को आप डबल कर दो और एक को क्या कर दो, नियत कर दो, उस कंडीशन में रेट कितने टाइम होगी, 4 गुना। इसका मतलब है कि सर यहां बी की सांद्रता को डबल करो और बेटा ये डबल करने पर ये 4 गुना हो रही है, इसका मतलब सर पावर में 2 रहा होगा, तभी तो 2 का स्क्वायर 4 करोगे, उस कंडीशन के अंदर बेटा ये क्या होने वाला है, इसके अंदर आंसर होने वाला है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 19 था, उसके अंदर नोट करने की जरूरत थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं, तो एक बार आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं, जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको डिस्कस करते हैं। बेटा इसके बाद में एक टेबल दे रखी है अपनी को, इस टेबल को अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। देखो टेबल के अंदर 2-3 चीजें देख रही है। ये कह रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करो, उससे रेट के अंदर कितना चेंज हो रहा है वो चीज ध्यान रखनी है, और बेटा इससे ऑर्डर किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो चीज ध्यान रखनी। बेटा एक मैं जनरल इक्वेशन मानूंगा सबके लिए, कि जनरल इक्वेशन में ऐसा मानूंगा, ऐसे क्या बन रहा है अपने पास में, प्रोडक्ट बन रहा है। इसके लिए बेटा रेट कैसे लिखोगे कि सर रेट बराबर होगी के ए की पावर कितनी होने वाली है, एन होने वाली है। ये सब चीजें बेटा अपने को इसके अंदर डिस्कस करनी है। यहां अपन देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप चेंज कर रहे हो उससे रेट ऑफ रिएक्शन किस हिसाब से चेंज होगी, और बेटा ऑर्डर कितना होगा। पहला केस अपने पास में दे रखा है, ये कह रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना कर दो, डबल कर दो। तो बेटा इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन थी उसको अब की बार 2a कर रहा हूं, और बेटा कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट कितने टाइम हो रही है, कि सर रेट भी डबल हो रही है, इसका मतलब बेटा ये रेट होगी वो भी डबल हो जाएगी। बेटा कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो रही है, इसका मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन की पावर में कितना लगाना पड़ेगा आपको, 1 लगाना पड़ेगा। अगर बेटा मैं कॉन्सेंट्रेशन की पावर में 1 की जगह कितना कर दूं, 2 कर देता, तो बेटा पावर में 2 होता, तो कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट कितने टाइम होती, 4 टाइम होती। इसका मतलब सर आप कॉन्सेंट्रेशन को 1 ही करो, उस कॉन्सेंट्रेशन को 1 करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। इसका मतलब सर एक चीज याद रखनी है कि आप रेट को जितने टाइम इंक्रीज करोगे, रेट को जितने टाइम इंक्रीज करोगे,
रेट को जितने टाइम इंक्रीज करोगे, अब कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, यहां कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को जितने टाइम इंक्रीज करोगे, अगर रेट भी उतने ही टाइम इंक्रीज हो रही है, उतने ही टाइम इंक्रीज हो रही है तो बेटा उस कंडीशन में ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर एक होने वाला है। अगर मैं कह दूं कि कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना करने पर रेट भी 4 गुना हो रही है, इसका मतलब बेटा ऑर्डर कितना होगा 1। कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया, रेट भी हाफ हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा 1। बेटा एक चीज याद रखनी है, अगर कॉन्सेंट्रेशन को आप जितने टाइम इंक्रीज कर रहे हो, उतना टाइम इंक्रीज करने से रेट भी उतने ही टाइम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पक्की बात है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1 होगा। बेटा दूसरा अपने को कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन को आप 1/3 करो, उससे रेट भी 1/3 हो रही है, तो बेटा ऑर्डर कितना होगा 1। बेटा कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज करोगे, अगर उतना ही चेंज ऑर्डर के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हो रहा है, इसका मतलब बेटा ऑर्डर कितना होगा 1। समझ गए क्या बात को? जैसे मैं कह दूं कि कॉन्सेंट्रेशन को 5 टाइम बढ़ाया, इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी 5 टाइम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा 1। कॉन्सेंट्रेशन को 9 टाइम किया, रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम हो रही है, ऑर्डर कितना होगा 1। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी थी, आप एक बार इसको नोट कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अपन। बेटा नेक्स्ट में क्या डिस्कस करना है कि सर जनरल इक्वेशन तो अभी भी आपके पास में यही रहेगी। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि सर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले फॉर्मूले के अंदर मैं क्या करूंगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डबल किया। अगर सर कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो, उससे रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम हो रही है बेटा, 4 टाइम। R1 की कितनी होगी, 4 टाइम। इसका मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट 4 टाइम हो रही है, तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन की पावर में कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। बेटा 2 का स्क्वायर 4 होगा, तभी तो रेट कितने टाइम इंक्रीज होगी, 4 टाइम। इसका मतलब हुआ कि सर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये स्क्वायर के अंदर चेंज हो रही है। इसको डबल किया, ये 4 टाइम इंक्रीज, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 था। अगर कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम करता हूं, उससे रेट 9 टाइम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बेटा 3 के स्क्वायर के अंदर चेंज हो रही है। बेटा उस कंडीशन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा वो कितने होने वाला है, 2। बेटा ये अगर स्क्वायर में चेंज होगी तो 2 होगा, क्यूब के अंदर चेंज होगी तो कितना होगा, 3। 4 की पावर में चेंज होगी तो 4 हो जाएगा। अगला अपने पास में करें कि सर आप एक काम करो, की बार कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम करो, तो बेटा एक की जगह कितना रखना पड़ेगा, 3a। और ऐसा करने पर सर मेरे पास में है ना, जो रेट कितने टाइम हो रही है, 9R1 हो रही है। इसका मतलब सर 3 कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर रहे हो, उस कंडीशन में बेटा रेट 9 टाइम हो रही है। इसका मतलब सर पक्की बात है कि 3 का आपने क्या किया होगा, स्क्वायर किया होगा। बेटा इस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होने वाला है, 2। ये सब चीजें बेटा अपने को ध्यान रखनी है। अगर स्क्वायर में चेंज हो रही है 2, क्यूब के अंदर चेंज हो रही है, तो ऑर्डर कितना आने वाला है, 3। बेटा इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जहां तक आप इसको नोट कर रहे होंगे साथ में, तो मैं इनको बेटा इसी एक स्लाइड के ऊपर अपने को सब कुछ समझना है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसी स्लाइड के ऊपर यूज में लेने वाला। अगर नहीं किया आपने तो इसको एक बार नोट कर लो आप, इसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है उसके ऊपर चलते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे में जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ इसी स्लाइड के ऊपर बेस्ड रहने वाले हैं कि आप कॉन्सेंट्रेशन को कैसे वेरी करें, कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ में रेट है वो किस हिसाब से चेंज होने वाली है। ये सब चीजें बेटा आपको इसके अंदर डिस्कस करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके बारे में बात करते हैं कि रेट को आप अगर डबल कर रहे हो, उससे अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, रेट बेटा 8 टाइम हो रही है, इसका मतलब बेटा क्यूब के अंदर क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलने वाले हैं। तो एक बार बच्चों नोट करो, आप इसको जल्दी नोट करो। तो बेटा एक बार मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ से। बेटा जनरल इक्वेशन तो यही थी। थर्ड पॉइंट अपने पास में कि आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, उससे रेट कितने टाइम हो रही है, 8 टाइम हो रही है। मैं इस चीज को समझाता हूँ। किस तरह आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दो, डबल कर दो, 2a कर दो। बेटा अगर ऐसा कर रहे हो, इससे रेट होगी वो पुरानी रेट का कितना टाइम हो जाएगी, 8 टाइम। बेटा कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना लगाऊं, कि 2 की कितनी पावर लगाऊं कि रेट 8 टाइम हो जाए। सर आप एक काम करो ना, 2 की पावर कितनी लगा दो, 3 लगा दो। अगर 2 की पावर 3 होगी तभी तो रेट कितने टाइम होगी, 8 टाइम होगी। इसका मतलब कि इस कंडीशन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना होने वाला है, 3, क्योंकि क्यूब के अंदर चेंज हो रहा है।
अगला अपने पास में है कि कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम करो, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन को 3A कर देता हूँ। अगर सर कॉन्सेंट्रेशन को 3A कर रहे हो, उससे रेट कितने टाइम हो रही है, 27R1 होगी। इसका मतलब सर 3 का क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके 3 का क्यूब करोगे तो बेटा रेट कितने टाइम होगी, 27 टाइम होगी। इसका मतलब इस कंडीशन में भी ऑर्डर कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। बेटा अगला अपने पास में रहेगा कि अगला अपने पास में क्या रहेगा कि सर आप कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम करो, कोई इश्यू नहीं है। देखो सुनो, नेक्स्ट अपने पास में कि सर आप ये इक्वेशन थी कि आर बराबर जो रेट थी उसका फॉर्मूला यही था अपने पास में कि सर यहाँ से जो रेट होगी वो बराबर होगी के ए की पावर क्या होने वाली है। अभी अगले में कह रहा है कि सर आप सबसे पहले एक काम करो, कॉन्सेंट्रेशन को कितना टाइम करो, 4 टाइम। बेटा यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू में कितना रखने वाला हूँ, 4। अभी कह रहा है कि सर कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप 4 टाइम कर रहे हो तो बेटा रेट कितने टाइम होने वाली है, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी उसकी, 2 टाइम होगी। देखो कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम किया है तो बेटा रेट कितनी टाइम होगी, 2। अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम करने से रेट हाफ हो रही है, इसका मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर थी मतलब 4 था, उसकी पावर में कितना लगाना पड़ेगा, हाफ लगाना पड़ेगा। बेटा 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2 होगा। इस कंडीशन में बेटा इसका ऑर्डर कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। तो बच्चों एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा उसको अपन डिस्कस करते हैं। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो, जल्दी आप इसको नोट करो। इसके बाद में आगे वाला जो पॉइंट होगा 27 टाइम्स वाला, उसको भी अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एक बार बच्चों आप इसको नोट करो। इसके बाद में बच्चों यहां तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं यहां से। नेक्स्ट अपने पास में रहेगा कि सर आप जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको 27 टाइम कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। बेटा कॉन्सेंट्रेशन थी उसको मैंने 27 टाइम किया। बेटा कॉन्सेंट्रेशन को 27 टाइम करने से रेट कितने टाइम हो रही है, 3 टाइम। इसका मतलब है कि सर इसके पावर में आपको कितना लगाना पड़ेगा, 1/3 लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये 27 का मतलब यही है, 3 की पावर 3, और उसकी भी पावर कितनी थी, 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बेटा रेट कितने टाइम हो गई, 3 टाइम। इसका मतलब इस कंडीशन में ऑर्डर कितना होने वाला है, तो इस कंडीशन में जो मेरे पास में ऑर्डर रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, 1/3। ये मेरे पास में क्या था, इसका ऑर्डर था। नेक्स्ट ये कह रहा है अपने पास में कि सर आपके पास में है ना, आप कॉन्सेंट्रेशन को तो डबल करो, कि यहां क्या करो सर आप कॉन्सेंट्रेशन को आपको कितना करना है, ये बेटा थोड़ा आगे पीछे हो गया था इधर से, ये इस तरफ रहेगा, तो अगला जो अपने पास में रहेगा बेटा वो अगला ये ऐसा रहेगा। अगला ही कह रहा है कि अपने पास में कि सर आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन को तो डबल कर दूं, तो बेटा मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन है उसको तो डबल किया, और कॉन्सेंट्रेशन को सर डबल कर रहे हो तो रेट बेटा कितनी टाइम हो रही है, 1/2 टाइम हो रही है। इसका मतलब सर यहाँ आपको कितना लगाना पड़ेगा, तो बेटा वे इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी आपको, सर इस कंडीशन में आप यहाँ -1 लगा दो। -1 का मतलब क्या होगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, उस कंडीशन में बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब सबसे जो लास्ट पॉइंट है मैं उसको एक बार डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है आपको कि सर आपके पास में एक इक्वेशन है, लास्ट वाले पॉइंट को बेटा अपन डिस्कस करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है उसको ऐसा डिस्कस करते हैं कि सर सबसे लास्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, तो मैंने ये कहा कि ये तो मेरे पास में कॉन्सेंट्रेशन थी उसको मैंने डबल किया, और बेटा ये कह रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, उससे रेट कितने टाइम हो रही है, कि सर जो पुरानी रेट थी उसका कितने टाइम हो रही है, पुरानी रेट का 2.82 टाइम हो रही है, 2.82 टाइम हो रही है ओल्ड रेट का, ठीक है। तो बेटा इससे ऑर्डर कितना होगा, इस चीज को मैं कैलकुलेट करता हूँ। बेटा मैं इस वाली इक्वेशन को तो एक नाम दे देता हूँ, और इस वाली इक्वेशन को कितना नाम दे देता हूँ, 2। बेटा यहाँ से तो सब कैंसिल होगा, तो ये अगर डिवाइड करूंगा तो ये बच जाएगा 2.82 इक्वल्स टू के, तो कैंसिल हो गया,
बेटा 2 की पावर कितनी बचने वाली है, n बचने वाली है। इस वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2.82 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1.414 इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी, n। बेटा 1.414 है, इसका मतलब मैं इसको 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 2 का अंडर रूट होता है उसी की वैल्यू होगी। बट इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ये ऐसा होगा 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर कितनी हो जाएगी सर, हाफ कर दो, और ये बराबर होगा 2 की पावर n के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। बेटा यहाँ अगर जो बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसका मतलब है सर n की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1 + 1/2 के क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। बेटा इसी को अपन कितना बोलते हैं, 3/2। इसका मतलब है कि सर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, इससे रेट आपकी 2.82 टाइम हो रही है, उस कंडीशन में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो कितना होने वाला है, 3/2 आपके पास में होने वाला है। तो बेटा ये टेबल आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे याद करने की जरूरत होगी। इसके बाद में बच्चों जैसे मान लीजिए यही था कि अक्सर कॉन्सेंट्रेशन है उसको 3 टाइम करें, उससे रेट कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। बेटा जैसे ही अपॉन के अंदर जाए माइनस का साइन लगा देना। बेटा 2 का स्क्वायर करोगे तब 9 होगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2। 4 से हाफ होगी तो 1 लगा देना, और 2 का पावर करोगे तब कितना होगा, 4 होगा, तो 2 लगा देना इधर। इस हिसाब से अपन इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, चेक कर सकते हैं। ये सब चीजें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी। ये अगर 1/2 है तो 1 तो लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, और 1 के अंदर कितना रखोगे, बेटा 2 की पावर 3 करोगे तब जाके किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। बेटा ये एक जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन में जैसा जैसा ये बोलना चाह रहा है वैसे वैसे आपको वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो बेटा एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले। इसके बाद में बच्चों कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये बेटा कुछ एक्सपेरिमेंटल आपके पास में एक डाटास दे रखे हैं, इन सब डाटा से आपको क्या करना पड़ेगा, रेट लो को लिखना पड़ेगा। तो बेटा मैं एक आसान से क्वेश्चन से चलता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास में एक अभिक्रिया है, उसके लिए दर नियम अपने को दे रखा है कि दर आप किस हिसाब से लिखोगे कि दर बराबर होगा के H2 की पावर 1 और बेटा Br2 होगा, उसकी पावर कितनी होगी 1/2। तो इस अभिक्रिया के लिए कोटि बतानी है, तो बेटा आसान सा है, इसके लिए जो n होगा कोटि जिसको बोलते हैं वो क्या होगा कि सर वो होगा x + y। बेटा x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। तो बेटा ये क्या बताना था, इसके लिए ऑर्डर बताना था। तो बेटा ऐसा ऑर्डर कौन सा दे रखा है, ऑर्डर जो बी होगा वो दे रखा है। ये तो बहुत आसान कैटेगरी का क्वेश्चन था। इसके बाद में बच्चों ये कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चंस के बारे में अपने को क्या करना था, डिस्कस करना था। तो बेटा इन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें कुछ ऐसे डाटास देखने हैं अपने को कि जैसे मान लो सबसे पहले मेरे को अगर बी को कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को बेटा बी कैलकुलेट करना है उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, अगर मान लो बी के सापेक्ष मेरे को ऑर्डर चेक करना है, तो बेटा जब बी कैलकुलेट करना है तो ए के ऐसे डाटा देखने पड़ेंगे जो कांस्टेंट हो। तो बेटा ए के मैंने ये दो डाटा देखे, ये दोनों डाटा कैसे हैं, कांस्टेंट। बेटा बी कैलकुलेट करना है तो ए के ऐसे डाटा देखने पड़ेंगे जो कांस्टेंट हो गए। बेटा यहां से यहां आए तो कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम हो रही है, 2 टाइम। और बेटा यहां से यहां आने पर रेट कितने टाइम होगी, तो आपका होगी सर इसकी पावर को एक बार सिमिलर कर दो ना, पावर सेम कर दो, पावर सिमिलर करूंगा तो 36 × 10 की पावर माइनस कितनी होने वाली है, 2। बेटा ये कितनी थी, ये थी सर 9.0 × 10 की पावर -2, और सर 9 से 36 आ रहे हो, इसका मतलब आप रेट को कितने टाइम कर रहे हो, 4 गुना इंक्रीज कर रहे हो। तो बेटा 2 का पावर 2 करोगे तब रेट कितनी होने वाली, 4 टाइम इंक्रीज होने वाली। इसको ऐसे समझो कि सर ये इक्वेशन थी कि रेट बराबर के ए की पावर n। बेटा कॉन्सेंट्रेशन को आप कितना कर रहे हो, डबल। इसका मतलब सर इसको मैंने तो 2a किया। बेटा कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट कितने टाइम हो रही है, 4 टाइम। इसका मतलब 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। इसका मतलब सर पक्की बात है कि बी के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। बेटा बी कैलकुलेट करना था तो एक ऐसे डाटा को देखो जो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। इसमें देखा कि इसको डबल करने पर अगर ये 4 टाइम हो रही है, इसका मतलब कितने में चेंज हो रहा है, 2 के ऑर्डर में चेंज हो रहा है। इसका मतलब बी के लिए आप ऑर्डर कितना चेक करो, 2 चेक करो। देखो पहले में तो 1 दे रखा है, गलत। इस वाले में 3 दे रखा है, गलत। इस वाले के अंदर बेटा मेरे को कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ये सही होगा। और इस वाले में 1 दे रखा है, इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत। समझ गए क्या बात को। अब सर ये तो समझ तो गए अपन। अब एक को अगर कैलकुलेट करना है मेरे को
उस कंडीशन के अंदर अपन ए को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये सब चीजें अपने को इसके अंदर करनी थी, बिल्कुल 1 सेकंड भी मेरे को इसके अंदर नहीं लगी। इसमें बेटा क्या करोगी, अगर ए को कैलकुलेट करना है बी के ऐसे डाटा देखो जो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और बी को कैलकुलेट करना है तो ए के ऐसे डाटा देखो जिनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। बेटा नेक्स्ट और समझाता हूँ कि सर अगला एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर अगर मेरे को सपोज करो अब की बार मैं ए को कैलकुलेट करता हूँ, तो बेटा ए को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर आप ए को कैलकुलेट कर रहे हो तो बी के दो ऐसा डाटा देखो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। बेटा ये दो डाटा देखे मैंने, इसके अंदर क्या देखा कि सर बी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट थी। बेटा यहां से यहाँ आए तो रेट कितने टाइम इंक्रीज होगी, 3 टाइम इंक्रीज, और बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज होगी, और बेटा यहां से यहाँ आने के अंदर रेट कितने टाइम इंक्रीज हो रही है, ये अपने पास में इंक्रीज हो रही है कितने टाइम इंक्रीज होगी, 9 से 27 आ रहे हो। इसका मतलब है कि सर इस वाले में पावर तो सेम करो सबसे पहले, तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 27 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकता हूँ। बेटा ये वैल्यू कितनी थी 9.0 इंटू 10 की पावर -4। इसका मतलब 9 से आप 27 टाइम इंक्रीज कर रहे हो। इस कंडीशन के अंदर बेटा कितने टाइम इंक्रीज कर रहे हो, 3 टाइम। बेटा इसका मतलब कि यहाँ रेट कितने टाइम इंक्रीज होने वाली है, 3 टाइम इंक्रीज होने वाली है। इसका मतलब सर आपने एक काम किया कि आपने जनरल इक्वेशन थी कि रेट बराबर के ए की पावर n, बेटा ए की कॉन्सेंट्रेशन को आपने कितना किया 3a, तो बेटा यहाँ रेट भी कितने टाइम इंक्रीज होगी कि सर रेट होगी 3 टाइम इंक्रीज होगी, तो बेटा ऑर्डर कितना लगाना पड़ेगा 1 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सर आपने ए को कैलकुलेट करने के लिए बी कैसे डाटा देखे, इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो थी अपने पास में, अगर सर बी को सबसे पहले कैलकुलेट किसको करना था, जिसको कैलकुलेट करना था, अगर ए कैलकुलेट करना तो बी के डाटा देखें। बेटा यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज हुई और रेट भी कितने टाइम इंक्रीज हो रही है 3 टाइम। इसका मतलब कि रेट जितना कॉन्सेंट्रेशन को जितना चेंज कर रहे हो रेट भी उतने टाइम चेंज हो रही है। इसका मतलब ऑर्डर कितना आएगा 1। बेटा ए के सापेक्ष ऑर्डर कितना आने वाला है 1। बेटा पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया अपना। दूसरे में ए का दे रखा है, अगर मैं बेटा बी का चेक कर लेता पहले तब तो इतना चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है कोई इश्यू नहीं है। अब बेटा बी का चेक करो कि सर बी का चेक करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे को। बी का चेक करने के लिए ए के डाटाज को क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। सर बी को जब चेक किया तो ए के डाटा को कांस्टेंट किया, ये बेटा कांस्टेंट है, यहां से यहाँ आने पर कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम, और बेटा यहां से यहाँ आने पर कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज हो रही है 9 टाइम। इसका मतलब 3 के स्क्वायर में चेंज हो रही है। इसका मतलब सर पक्की बात है कि बी की पावर कितनी होने वाली है 2 होने वाली है। बेटा कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम करने पर रेट 9 टाइम हो रही है, इसका मतलब स्क्वायर के अंदर चेंज हो रही है। बेटा पक्की बात है कि बी की पावर कितनी आने वाली है 2 आने वाली है। ऐसा ऑप्शन देखो, देखो यहाँ तो बी की पावर 1 थी गलत, यहाँ बी की पावर कितनी थी 2। इसका मतलब बेटा इसके लिए रेट क्या हो जाएगी सर, रेट हो जाएगी एक की तो अभी चेक की थी कि सर एक के सापेक्ष तो ऑर्डर 1 होगा, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम करने पर रेट 9 टाइम हो रही थी, इस वजह से बी का जो ऑर्डर होगा बेटा वो कितना होने वाला है 2 होने वाला। बेटा बहुत आसान कैटेगरी के क्वेश्चन है कि सर आपको अगर ए के लिए ऑर्डर निकालना है तो बी के ऐसे डाटा को पकड़ो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो, अगर बी निकालना है तो ए के ऐसे डाटाज को पकड़ो जिनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं मैं। देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये रहेगा कि ना एक रिएक्शन है, इसमें बेटा अब की बार अलग अलग बतानी है तो कोई दिक्कत नहीं है कि रिएक्शन है ए और बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, तो बेटा रिएक्शन ऐसी होगी कि ए प्लस बी था उससे उत्पाद बन रहा है, और सर इसके लिए आप रेट ऐसे लिखो ना कि रेट बराबर होगा के ए की पावर एक्स होगी और बी की पावर कितनी होने वाली वाई। बेटा एक्स और वाई की वैल्यू तो आपको बतानी है। सबसे पहले अगर मेरे को ए को कैलकुलेट करना है तो बी के ऐसे डाटा देखने जो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो सर बी के दो डाटा क्या है मेरे पास में कांस्टेंट, जहां से यहाँ आए तो कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज 2 टाइम, और बेटा यहाँ से यहाँ आने पर 1.2 से 2.4 है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी कितने टाइम इंक्रीज होगी 2। बेटा रेट को डबल करने पर अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो उससे रेट भी डबल हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब सर ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कितना होगा 1। इसका मतलब सर एक्स हटा दो, अब पता ही चल गया ना आपको। तो एक काम करो ना, अब इस वाले एक्स को हटा दो और एक्स को हटाकर वाई, मतलब एक्स की जगह कितना लगा दो 1। इसका मतलब बेटा ए के सापेक्ष ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। तो बेटा ये ऑप्शन तो गलत, ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। अब सर एक काम करो, बी को चेक करो, तो बेटा बी को चेक करने के लिए एक ऐसा डाटा पकड़ो जो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो बेटा ये दो डाटा मैंने पकड़े, यहां से यहां आया सर कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी, ठीक है, और इस कंडीशन में क्या हुआ यहां से यहां आने पर भी जो रेट है वो भी 2 टाइम क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा यहां देखो एक चीज देखो डबल नहीं हो रही ना,
किस तरह यहां से यहां आने पर कॉन्सेंट्रेशन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो डबल होगी, लेकिन यहां आने पर बेटा रेट है वो चेंज ही नहीं हो रही, पहले भी रेट बराबर थी, रेट चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये रेट होगी वो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी, बी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करी ना, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब बेटा बी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इस कंडीशन में बेटा बी की पावर कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली है। बेटा बी की पावर 0 चेक करनी थी, यहाँ 1 दे रखी है गलत, और यहाँ कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, इसका मतलब क्या होगा सही। बेटा एक चीज याद रखनी है कि कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन से दर में कोई परिवर्तन, दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, शून्य होगा। बेटा ऑर्डर कितने होने वाला है, शून्य होने वाला है। अगर बेटा आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हो और कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर रेट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब बेटा वो उस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी पावर कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। इस कंडीशन में बेटा बी के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो ये सब चीजें अपने को बेटा इसके अंदर चेक करनी थी। इसके बाद में ये कह रहा है बेटा आपको कि एक पदीय अभिक्रिया है जिसमें 2a प्लस बी का फॉर्मेशन से 2c का मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। बेटा रिएक्शन क्या है कि सर 2a प्लस बी था उससे 2c का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो बेटा इसके लिए दर नियम तो आप डायरेक्ट लिख दो कि सर रेट बराबर होगी के ए की पावर तो कितनी होगी 2 और बी की पावर कितनी होने वाली है 1। बेटा ये कौन सी रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी मेरे पास में एकल अभिक्रिया। तो बेटा एकल अभिक्रिया के लिए डायरेक्ट जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर में लगा सकता हूँ। बेटा इसके लिए रेट ले होगा जहाँ ए की पावर 2 होगी, तो यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत। और बेटा बी की पावर कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। तो बेटा दो जो अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 और 4 वो सेम ही है, तो कोई सा भी एक मान लेना है इसमें। तो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हो रहा है ये, तो बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर गलत कथन इंगित करो, ये पहला कह रहा है कि छर नियम नहीं है, दर नियम है बेटा, दर दर दर, छर नहीं है बेटा, दर है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इसको मैं सही कर देता हूं अभी। ये कौन सा नियम है, दर नियम। ये कह रहा है कि दर नियम एक प्रायोगिक मान है, बिल्कुल सही बात है बेटा। दर नियम होगा वो अपने पास में कैसी क्वांटिटी होगी, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब सही बात है कि दर नियम होगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा। इसके बारे में दूसरा ये कह रहा है कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम एक सैद्धांतिक प्रस्ताव है, बिल्कुल सही बात है बेटा। लॉ ऑफ मास एक्शन था वो कैसा था, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम की तुलना में दर नियम ज्यादा जानकारी देने वाला है, बिल्कुल सही बात है बेटा। दर नियम के हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि होगी बी ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब बेटा द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम होगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर नियम हमेशा द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से भिन्न होता है। बेटा ये बिल्कुल गलत बात है, दर नियम हमेशा द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से भिन्न नहीं होता है बेटा। एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन, बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर बेटा अपन क्या करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि सर हमेशा बोल दिया, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दर नियम
हमेशा द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से भिन्न नहीं होता है। बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन में दर नियम और द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इसका मतलब बेटा गलत कथन चयन करना था। तो बेटा ये गलत कथन बस इसलिए हो गया क्योंकि इसने हमेशा का यूज कर दिया, इस वजह से बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं तो भाई की नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये क्या था, सही था। तो एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 26 को आप नोट करो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखिए, एक प्रारंभिक प्रक्रम जिसके अंदर एक आपको अभिक्रिया दे रखी है, तो बेटा इसकी अनुसंख्यता बतानी है। तो बेटा ये एकल अभिक्रिया की अभिक्रिया ऐसी है कि 2x + y था, इससे बेटा उत्पाद बन रहा है। अब ये बेटा एकल अभिक्रिया, इसका मतलब रेट लिख दो ना आप इसके लिए कि सर रेट बराबर क्या होगा, के एक की जो x था उसकी पावर तो कितनी करनी है कि सर x की पावर कर दो आप 2 और y की पावर कितनी कर दो, 1 कर दो। तो बेटा इस रिएक्शन के लिए अनुसंख्यता कितनी होगी, वो ऑर्डर के बराबर होगी। बेटा ऑर्डर कितना होने वाला है कि सर n बराबर होगा x + y = 2 + 1 = 3। तो बेटा अनुसंख्यता भी किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। तो इसकी अनुसंख्यता कितनी होने वाली है, 3 होने वाली। इसके बाद में बच्चों एक क्वेश्चन रह गया अपने पास में, ऊपर की तरफ था। ये एक क्वेश्चन था बेटा अपने पास में, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो मेरे को बी को कैलकुलेट करना है, बी को कैलकुलेट करना है, तो बेटा एक कैसा डाटा देखो जो कांस्टेंट होनी चाहिए कि सर बी को कैलकुलेट करना है, एक ही डाटा देखने कांस्टेंट कि सर ये मैं कर लेता हूं इसको, ये दो डाटा है कांस्टेंट है, यहां से यहां आया कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम हो गई, डबल। और बेटा यहां से यहां आने पर कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम हो रही है, 8 टाइम हो रही है। इसका मतलब है कि सर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट 8 टाइम हो रही है। इसका मतलब ऑर्डर कितना रहेगा बेटा, उस कंडीशन में ऑर्डर कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है। कि सर इक्वेशन ये थी कि रेट बराबर था के एक की पावर कितनी, n। अब आप कह रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, तो इसको बेटा 2a कर दो। और सर ऐसा करने पर अगर रेट कितने टाइम हो रही है, 8 टाइम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब 2 की पावर 3 करनी पड़ेगी। तो बेटा बी के सापेक्ष तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसका मतलब बेटा ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत, और ये ऑप्शन भी क्या होने, नहीं ये ऑप्शन तो मतलब अपने पास में 3 रहेगा, बेटा ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। इसके बाद में पहले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। अब बेटा क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन बच रहे हैं, इसका मतलब सर एक को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर एक को कैलकुलेट करने के लिए आप एक काम करो, बी के दो ऐसे डाटा पकड़ो जो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो बेटा दो डाटा पकड़ लो बी के जो कांस्टेंट हो, ये बी के दो डाटा पकड़े मैंने, ये क्या है, कांस्टेंट है। बेटा यहां से आने पर रेट कितने टाइम हो रही है, 2 टाइम इंक्रीज हो रही है। और सर यहां से यहां आए तब भी रेट कितने टाइम इंक्रीज हो रही है अपने पास में, कि सर यहाँ पर भी रेट 2 टाइम इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी डबल हो रही है। इसका मतलब बेटा ऑर्डर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो बेटा पावर 1 होनी चाहिए। ऐसा अपने को ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। बेटा फर्स्ट ऑप्शन में तो ये कह रहा है कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेटा एक के सापेक्ष तो ऑर्डर 1 रहेगा और बी के सापेक्ष ऑर्डर कितना रहेगा, 3 रहने वाला है। तो बेटा रेट कैसे लिखोगे इसके लिए कि सर रेट बराबर हो जाएगा के एक की पावर और बी की पावर, बी की तो अभी चेक की थी कि सर बी की पावर तो 3 लगा दो और एक की पावर कितनी होगी 1। ऐसा ऑप्शन देखना था और ऐसा ऑप्शन मेरे को ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। तो बेटा एक बार आप क्वेश्चन नंबर 20 को नोट करो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बीच में रह गया था इस बात, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चों। तो बेटे डाटा वाले क्वेश्चन आप आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई ज्यादा इश्यू इसके अंदर होगा भी नहीं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं अपन। देखिए 1 मिनट देखता हूँ मैं, कोई क्वेश्चन दिख जाए तो।
इसके बाद में बच्चों देखते हैं अपन कुछ इसके बाद में बच्चों एक क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 28 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। बेटा रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि सर ए से आप क्या बना रहे हो, बी बना रहे हो, के लिए अभिक्रिया की दर दोगुनी की जाती है। तो सर इसके लिए आप जनरल इक्वेशन लिखो पहले कि रेट बराबर होगा के, ए की पावर कितनी लगानी पड़ेगी बेटा, एन। अब ये कह रहा है कि यदि अभिक्रिया की दर को दोगुनी कर रहे हो तो बेटा आप अभिक्रिया की दर को दोगुनी की जाती है तो बेटा सांद्रता कितने टाइम हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। इसका मतलब सर अभिक्रिया की दर को दोगुना कर रहे हो, बेटा यहां तो कितना रखना पड़ेगा, 2r1। बेटा ऐसा करने पर आपके पास में सांद्रता कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। तो इस कंडीशन में एक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बतानी है। बेटा इसको डबल करने पर ये भी कितनी होनी चाहिए थी, अगर ये 8 टाइम हो रही है इसका मतलब बेटा पावर में आपको कितना लगाना पड़ेगा कि सर इसकी पावर में आप 1/3 लगा दो। 1/3 का मतलब है कि सर 2 की पावर तो 3 होगी और बेटा 1/3 होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 3 से 3 को क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल कर दूंगा। तो बेटा इसको कॉन्स्टेंट इसको डबल करने पर ये भी डबल होनी चाहिए थी, लेकिन पावर में सर कितना लगाना पड़ेगा, 1/3 लगाना पड़ेगा। बेटा 3 टाइम थोड़ी करेंगे इसको, अगर यहाँ आप 3 टाइम कर दोगे ना तो ये तो मतलब ज्यादा हो जानी चाहिए। उस कंडीशन में बेटा आप देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि सर आप ना दर को ज्यादा करने पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बेटा इसके लिए तो मैंने दिखवाया था, इसके लिए अपन ने क्या देखा था कि सर इसके लिए आपने जो टेबल बताई थी उसमें बताया था कि दर को चेंज करोगे आप उस कंडीशन में क्या होगा। तो बेटा इसके लिए टेबल निकालता हूं मैं एक बार, इसके लिए से टेबल थी कि अगर आप जैसे दर कितनी थी, बेटा दर ये थी कि दर को आप दोगुना कर रहे हो, दर को अगर बेटा आप दोगुना कर रहे हो और दर को दोगुना करने पर उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि सर आप जो दर है उसको दोगुना कर रहे थे। देखो यहां तक कि बेटा रेट को 8 टाइम करोगे तो वो कितनी होने वाली है, 2 टाइम होने वाली है। बेटा सेम सीनरी अपने पास में था तो बेटा इस वाली में चेंज करोगे तो ये 1/, के अंदर आनी चाहिए। इस वजह से बेटा यहाँ कौन सा आंसर करना पड़ेगा अपने को, इस तरह ये 1/3 हो जानी चाहिए। तो बेटा पावर में कितना करना पड़ेगा, 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तब क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस हिसाब से अपन इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए आंसर कौन सा होने वाला है कि सर आप पावर में कितना लगा दो, 1/3 लगा दो। तो बेटा ये अपने पास में लेक्चर नंबर 4 था, रासायनिक बल गति का जो प्रयास बेच चल रहा था उसके अंदर बच्चा कुछ जनरल क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए और भी आगे की तरफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच बच्चों।